वेलकम स्टूडेंट। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आज के लेक्चर में हम कुछ फिगर के साथ जो हमारा स्ट्रेस किसी बॉडी पर अप्लाइड हो रहा है तो वो किस तरीके का बिहेवियर करता है और किस तरीके की उससे हमारी रिएक्शन होती है। बेंडिंग स्ट्रेस फिगर में हमने शो किया है कि जब बेंडिंग स्ट्रेस किसी बीम पर, ये हमारा कोई बीम है, इस बीम पर हमने कोई लोड डाला है। तो लोड के बाद कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और कुछ फोर्स इधर मूवमेंट कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में M/I इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन बाई, स्ट्रेस M/I इंटू बाई। M क्या है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है और I क्या है हमारा, I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस जहाँ बंकन प्रतिबल होता है तो वहाँ इस फिगर में दिखाया है कि जब हम किसी फिगर पर किसी बीम पर कोई भी खिंचाव आता है तो वो उसका न्यूट्रल एक्सिस पर इस तरीके का बिहेव करता है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट के लिए फार्मूला है M/I, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू स्ट्रेस ऑन बाई। तो स्ट्रेस ईटा इक्वल टू M/I इंटू बाई। तो बेंडिंग स्ट्रेस इस फॉर्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं कि मोमेंट किस तरह का मोमेंट है। तो हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब आता है बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस लोड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट एरिया। बियरिंग स्ट्रेस जब हम किसी भी एरिया पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो ये बीम एक बीम है, अगर आप देखें तो ये बीम, इस पूरी बीम पर ये हमने कॉलम लगाया है। कॉलम यहाँ पर हमने एक बियरिंग प्लेट दी। तो इस तरीके से क्या है कि जो बियरिंग स्ट्रेस है किसी बीम को जब हम किसी कॉलम पर टेकते हैं तो उस कॉलम पर हम एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं। वहाँ जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो बियरिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो वह बियरिंग स्ट्रेस कहलाता है। बियरिंग एरिया और जो हमारी कॉलम होता है वो किसी न किसी फाउंडेशन पे टिका हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट एरिया। और जब जब किसी जब किसी पार्ट्स को दो जगह आपस में जॉइंट किया जाता है तो वहाँ पर भी एक बेरिंग एरिया होता है। और जब दोनों आपस में एक दूसरा सरकने की प्रवृत्ति रखता है तो हमारा शेयरिंग एरिया होता है। तो शेयर स्ट्रेस को हम टॉ से शो करते हैं और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो ये कोई कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर हमने एक पॉइंट लोड लगाया। तो जो इसका बाहरी सिरा है
इस बीम का जो सबसे ये वाला सिरा है, तो यहाँ पर ये लोड अप्लाइड किया है। अब इस लोड से क्या है कि ये लोड नीचे की ओर इसको लेकर जाएगा, तो यहाँ पे इसके सेक्शन पार्ट पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ये विरोध करेगा। तो एट इक्वल एंड जब B बराबर P होगा तो स्ट्रेस हमारा B अपॉन ए हो जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा टो इक्वल टू B अपॉन ए। तो शेयर स्ट्रेस हम टाउ से फाइंड करते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो ये याद रहना चाहिए कि स्ट्रेस जब हम किसी भी कॉलम पर या किसी बीम पर कोई भी लोड डालते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। अगर वो पॉइंट लोड कहीं ना कहीं बी की बराबर है तो स्ट्रेस टॉ बराबर बी अपॉन ए हो जाता है। यूडीएल लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे हमने बताया आपको कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें क्या है, कोई हमारे पास बीम है तो इस पर बिल्कुल एक समान लोड डाला जाता है और यहाँ लिख देते हैं हम कि ये हमारा जितना भी लोड है कि भी 10 किलो न्यूटन का है। तो यूडीएल लोड पूरी बीम पर एक समान लोड ट्रांसमिट करता है, तो वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर अगर कोई लोड बढ़ता भी है तो वो पूरे एरिया पर हर जगह इक्वल बढ़ता है। तो यूडीएल लोड जब हम किसी बीम पर अप्लाइड करते हैं तो किलो न्यूटन प्रति मीटर में भी हो सकता है, न्यूटन में भी हो सकता है। बहरहाल कि जब हम तो कुछ डिस्टेंस पर उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो स्ट्रेस इसका होता है यूडीएल टॉ बराबर डब्लू, यानी कि डब्लू एक्स अपॉन ए। कि जो जो हमारा फिक्स सपोर्ट है, फिक्स वाले से उसके सेंटर पॉइंट तक की दूरी हमने कोई एक्स दूरी पे देखा, तो डब्लू एक्स हमें देखना कि इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है एक्स दूरी पर जाके। तो स्ट्रेस टॉ बराबर कितना स्ट्रेस आ रहा है, तो डब्लू एक्स अपॉन ए, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि ये जो डब्लू लोड लगा है तो यहाँ से इस दूरी तक इस पॉइंट पर कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। तो जनरेट करने के लिए स्ट्रेस बराबर डब्लू एक्स अपॉन एरिया। टॉर्जनल स्ट्रेस जो हमारे पास कोई बीम है तो उस सॉरी एक साफट है, उस साफट को हम अगर राउंड शेप में घुमाते हैं तो उस पर किस तरीके का स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो इसके लिए फार्मूला है टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो टाउ इक्वल टू यानी कि शेयर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर। टी क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल मोमेंट, और जे यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टॉर्जनल स्ट्रेस जब हम किसी कपड़े को धोते हैं और धोने के बाद उसे निचोड़ते हैं तो वहाँ पर भी हमारी टॉर्जनल स्ट्रेस लगती है, और जब किसी सापट को घुमाते हैं तो वो हमारी टॉर्जनल स्ट्रेस लगती है। तो टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर। अब कितनी स्ट्रेस लगी, तो टाउ बराबर टी अपॉन जे इंटू आर। टी अपॉन जे इक्वल टू हमारा था टो अपॉन आर, तो हमें फाइंड करना है इसमें इसमें टो फाइंड करना है। तो टो फाइंड के लिए हमने लिया टाउ जे इक्वल टू टी इंटू आर।
तो हमारा हो जाएगा टो बराबर T/J इंटू आर। टो बराबर T/J इंटू आर। तो टॉर्जन स्ट्रेस जो है तो टॉर्जन स्ट्रेस आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में आगे चैप्टर है, ये पूरी इस पर स्टडी की जाएगी। बट आप इसका इतना फार्मूला याद करें कि T/J इक्वल टू टॉ अपॉन आर। और स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन एक्सटर्नल फोर्स के कारण एकांक लंबाई में हुआ परिवर्तन ही विकृति यानी कि स्ट्रेन कहलाता है। बीमाहीन राशि है। स्ट्रेन क्या है? एक बीमाहीन राशि है, यानी कि इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। और स्ट्रेन स्ट्रेन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण एकांक लंबाई में हुए परिवर्तन को स्ट्रेन कहते हैं। जब हम किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स लगने से वो बॉडी में कुछ चेंजिंग आ जाए, वो चेंजिंग ही हमारी स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेस जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो उसका इंटरनल रेसिस्टेंट उसका विरोध करता है, और जो वस्तु है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो वो हमारी स्ट्रेस कहलाती है। बट उस फोर्स का विरोध करती है, उस फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो हमारी स्ट्रेस होती है। अगर वो बॉडी अप्लाइड फोर्स लगने से अगर चेंज हो जाती है तो वो हमारी स्ट्रेन कहलाती है। तो स्ट्रेन को कई भागों में डिवाइड किया है: लीनियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। तो अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो लीनियर स्ट्रेन को भी दो भागों में डिवाइड किया है: लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। तो पहले हम लीनियर स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। लीनियर स्ट्रेन में आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। ये कोई हमारे पास एल लंबाई का एक कोई मेंबर है कि जिस पर कुछ लोड डाल दिया है। लोड डालने के बाद ये मेंबर हमारा कुछ नीचे की ओर आ गया है। तो पहले इसकी लंबाई एल थी, तो अब कुछ लंबाई इसकी डेल्टा बढ़ गई है। इस लंबाई के बढ़ने को ही हम स्ट्रेन बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन समेशन एक्स इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हमारे पास कोई एक बीम है। जब हमने इस पर कोई लोड डाला, कोई बॉडी इस पर लोड डाला, और ये लोड डालने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आ गया। अगर इसकी पहले लंबाई एल थी तो इसकी लंबाई हमारी डेल्टा होगी। तो पहले से कुछ चेंजिंग आ गई। तो हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालनी है, तो हमें ई एक्स बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि डेल्टा एल बोले तो फोर्स लगने के बाद लंबाई में वृद्धि अपॉन उस पिंड की वास्तविक लंबाई। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल में सिर्फ क्या है कि हमने उस पर जो कोई लोड डाला तो उसकी लंबाई पहले से बढ़ गई, और उस लंबाई को ही हम डेल्टा एल अपॉन एल, एल मीन्स एकांक लंबाई में वृद्धि, यानी कि किसी चीज़ में यानी किसी बॉडी में कुछ वृद्धि होने को ही हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। जो एकांक लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाती है। लेटरल स्ट्रेन डेल्टा बी अपॉन बी, और जेड एक्सिस पे देखें तो डेल्टा टी अपॉन टी।
तो पॉइजन रेशियो देखें, पॉइजन रेशियो क्या होता है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर पार्श्व विकृति और लंबाई में विकृति के बीच के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लिमिट होती है उसके अंदर किसी भी किसी भी विकृति या लंबाई में विकृति यानी कि कोई साइड से बढ़ जाए, साइड स्ट्रेन या लंबाई में स्ट्रेन के बीच के अनुपात को पॉइजन रेशियो कहते हैं। यानी कि पार्श्व विकृति और अपॉन लंबाई में विकृति इक्वल टू एक स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर पार्श्व विकृति और लंबाई में विकृति के बीच के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। यानी कि कुछ इसकी लंबाई में भी कुछ चेंजिंग हो जाती है और उसके साइड में भी कुछ चेंजिंग होती है, तो वो रेशियो हमारा क्या होता है? वो पॉइजन रेशियो होता कहलाता है। इसे म्यू द्वारा या 1/m से शो कर सकते हैं। पॉइजन रेशियो को हम हमेशा म्यू से शो करते हैं या 1/, तो म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो म्यू इक्वल टू माइनस ई बाई अपॉन ई एक्स, तो म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कुछ इसके कि जो अगर हमारा जो पॉइजन रेशियो म्यू है 0 से बड़ा या बराबर या फिर म्यू पॉइजन रेशियो जो है से बड़ा 0.5 है बराबर है, तो फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, तो ये हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स में यूज होता है। जिस बॉडी का यानी कि पिंड का पॉइजन रेशियो 0 से बड़ा और 0.5 से छोटा या बराबर हो, तो वो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाता है। यानी कि जब किसी बॉडी पर अगर हम पॉइजन रेशियो देखें यानी कि उसको स्ट्रेन देखें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन देखें, और वो जो पॉइजन रेशियो है अगर इस रेशियो म्यू का मान 0 से ज़्यादा हो और कहीं ना कहीं 0.5 से कम हो, तो वो है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल में इसका हम यूज़ करते हैं। म्यू बराबर अगर 0 है तो हम 4 कॉर्क बोतल नेक मैक्सिमम पॉइजन रेशियो 0.5 रबड़ में सबसे ज़्यादा होता है। जो रबड़ में होता है वो 0.5 होता है, तो रबड़ में सबसे ज़्यादा होता है। पॉइजन रेशियो जो होता है वो रबड़ में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रबड़ को हम खींच देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ में वृद्धि हो जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है पॉइजन रेशियो की वो 0.5 रबड़ की होती है, जो सबसे ज़्यादा बन जाती है। फॉर स्टील, तो स्टील का जो पॉइजन रेशियो है वो 0.3 है फॉर इलास्टिक, और अगर 0.5 है तो फॉर प्लास्टिक। 0.3 यानी कि इलास्टिक प्रत्यास्थ है, और अगर 0.5 है तो वो प्लास्टिक है। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू म्यू की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक होती है। जर्नली म्यू की वैल्यू 0.15 होती है। तो जो पॉइजन रेशियो हमारा होता है, तो अगर किसी किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.1 और 0.2 के बीच में अगर है तो वो हम कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। म्यू इक्वल टू 0.15 ज़्यादातर ये कंक्रीट में होता है, और अगर पॉइजन रेशियो 0.5 है तो वह मटेरियल प्लास्टिक होता है, और 0.3 है तो वो इलास्टिक होता है। तो इंजीनियरिंग में हम 0.5 तक म्यू रेशियो वाला मटेरियल यूज़ करते हैं।
तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। और ये 5 पॉइंट हैं, ये किसी न किसी कंपटीशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर लेते हैं तो वो सब्जेक्ट किसी भी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी होता है। बट उसको टेक्निकली पढ़ने के लिए, वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइजन रेशो से रिलेटेड किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है। कहीं ना कहीं एसएससी जेई हो या कोई भी यूपी स्टेट का जेई का एग्ज़ाम हो या अदरवाइज़ किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम अगर आप बैठेंगे तो कहीं पर भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। वहाँ पर कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं मालूम करेगा, सिर्फ एक उसकी गहराई मालूम करेगा। तो हमें अपने डिप्लोमा सेकेंड ईयर के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं बट हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते, और सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम आए, पास हो जाएं, और पास होने के बाद फिर हम उस अगले सब्जेक्टों में चले जाते, उनको डीप नहीं पढ़ पाते। तो जो भी सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में रहते हुए आप लोग हर सब्जेक्ट का एक अपना पर्सनल नोट्स बनाएं। अब तो ऑनलाइन के ज़रिए आपकी जो नोट्स है वो कंपलसरी नहीं रही है कि जो ट्यूटोरियल है, किसी ने असाइनमेंट दिया है वो चेक हो, कि किसी टीचर का कोई वर्क है वो आपको दिखाना है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर टीचर क्रिएट करते हैं कि आपको एक ट्यूटोरियल देना है, तो वो आप एक प्रेशर के रूप में कि साहब मुझे कल देना है, तो हम उसको रातों रात बनाते हैं। मगर अब आप फ्री ऑफ माइंड हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मैं तो यही कहूँगा कि अब आप अपने खुश मिजाजी के साथ में अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एक सही सा हर सब्जेक्ट की पर्सनल एक कॉपी बनाओ, और जो भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो डेटा सही लग रहा है आप उसको नोट कर लो, कुछ बुक से आप स्टडी करो, और वहाँ पर जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं आप उनको नोट करते हुए चले जाओ। जैसे तुम्हारा पहला साल निकल गया, नहीं मालूम चला, दूसरा भी ऐसे निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा, और एक दिन आपके पास डिप्लोमा की एक मार्कशीट आ जाएगी। फिर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बात करेंगे कि हमें अब कहीं कोचिंग में जाना है, तो वहाँ भी सब यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बट हमें नहीं मालूम होगा कि हमने कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ पढ़े थे। तो ये हमारे नोट्स हमारे लिए फीडबैक का काम करेंगे, हमारे लिए एक स्टोरेज का काम करेंगे, और इस नोट बुक को आप हमेशा अपने पास रखें, और सही तरीके से अच्छी राइटिंग में अच्छी तरीके से ज़्यादा थ्योरी न लिखते हुए और सही तरीके से उसमें आप अपनी भाषा में उसको लिखें। आपका मेन पर्पस सिर्फ डिप्लोमा करना ही नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाना है। तो आपको चाहिए कि आप अभी से गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में लग जाएं, और अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी एसएससी जेई के लिए भी अगर आपने अपना मन बना लिया है तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आपके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में, फ़िलहाल आप उन पे ही कंसंट्रेट करें, तो वो आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए बेहतर होगा। और प्रेजेंट टाइम में जो आपका कोर्स चल रहा है इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने आपको यही बताया कि जो हमारी स्ट्रेस है किस तरीके से लगेगी, और ये जो फार्मूला है नोट कर लेना चाहिए, एम अपॉन आई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन बाई। जैसे बताया कि वियरिंग स्ट्रेस इस तरीके से लगती है, और शेयर स्ट्रेस टो इक्वल टू बी अपॉन ए, और यू डी एल लोड जो होता है हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया पे निकालना है कि बी पे कितना लोड आ रहा है, तो डब्ल्यू एक्स अपॉन ए
टॉरिजनल स्ट्रेस टाउ इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर की रिस्पेक्ट से निकालते हैं। और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन जस्ट एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस का उल्टा होता है। स्ट्रेस अपनी स्थिति चेंज नहीं करता है और स्ट्रेन से क्या है, वो अपनी स्थिति चेंज हो जाती है। और कहीं ना कहीं उस मटेरियल में कुछ लंबाई इंक्रीज हो जाती है, उस लंबाई के इंक्रीज होने को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन जो है 4 टाइप की है, बट अभी हमने यहाँ पर लीनियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ा और लीनियर स्ट्रेन के ऊपर ही हमारा पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो में बताया कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही पार्ट्स बिगड़ती तथा लंबाइयाँ बिगड़ती के बीच के रेशियो को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। पार्ट्स बिगड़ती अपॉन लंबाई में बिगड़ती माइनस एक स्थिरांक होता है। और म्यू पॉइजन रेशियो को हम म्यू से शो करते हैं या फिर 1/m से शो करते हैं। तो म्यू इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, म्यू इक्वल टू माइनस के EY अपॉन EX। तो और म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। म्यू, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है म्यू की वैल्यू, तो वो भी हमारी इंजीनियरिंग मटेरियल में इस्तेमाल होती है। और म्यू जो हमारा पॉइजन रेशियो जो है वो 0.5 यानी कि लेस देन 0.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके बराबर हो सकता है। तो 4 कोर बोतल नेक स्टॉपर, तो मैक्सिमम पॉइजन रेशियो जो होता है वो 0.5 रबड़ में सबसे ज़्यादा होता है। स्टील में म्यू अगर 0.3 है तो वो इलास्टिक है, 0.3 है, अगर 0.3 है तो वो बॉडी हमारी इलास्टिक है, अपनी वस्तु में आती है। और 0.5 है तो वो प्लास्टिक है। यानी कि प्लास्टिक क्यों हुई वो, क्योंकि वो उस पर कोई फोर्स लगाया तो वो चेंज हो गई, वो 0.5 तक पहुंची तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक हो गई। और 0.3 तो काफ़ी हद तक वो 0 पे पहुंच रही थी, इसलिए वो इलास्टिक हो गई। 0.3 कब हुई इलास्टिक, कि जब वो अपनी जब कंडीशन में पहुंच रही है। 0.5 जब वो अपनी कंडीशन में नहीं जा रही है। और कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2, जनरली कंक्रीट में हम 0.0115 पॉइजन रेशियो की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ये तो पूरे इस लेक्चर में इतना ही है कि आप सही तरीके से जो भी हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, या पॉइजन रेशियो है, या बल्क मॉडुलस है, जो भी डेफिनेशन है उनको सही तरीके से आप नोट करें, याद करें और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ़िलहाल इस पर वर्क करें, स्टडी करें। और फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं नोट्स में आप उसको नोट करते रहें, अपनी हैंड राइटिंग में ही सारे नोट्स बनाते रहें। वो इन फ्यूचर आपके डिप्लोमा पास आउट के बाद या डिप्लोमा पास प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। इसलिए कोई भी लापरवाही ना करें और सही तरीके से हर सब्जेक्ट की डीप स्टडी करें, तो आपका ये सेमेस्टर भी अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो जाएगा और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्ज़ाम आप पास कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे फिर बात की जाएगी। थैंक यू।